हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद AK में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी के बारे में। TDS ऑन प्रोफेशनल चार्जेस क्या होता है, कितने % उस पर हम TDS डिडक्ट करते हैं, कौन कौन सा पेमेंट इसमें कवर्ड होता है, कि इसमें कौन कौन सा TDS ऑन प्रोफेशनल के अंदर में कौन कौन सा पेमेंट कवर्ड होता है, ठीक है, क्या क्या आता है इसमें। और जब एक बार हम TDS डिडक्ट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे, क्या TDS ऑन प्रोफेशनल पे GST लगता है, अगर लगता है तो कितने % है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको कवर्ड करने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। तो हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। इससे पहले मैंने TDS ऑन रेंट, TDS ऑन प्रॉपर्टी, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ये सब वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखना हो तो एक बार वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी। तो सबसे पहले TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी जो है उसका सेक्शन 194J है, ठीक है। अब है कि अपना इसमें कौन कौन सा पेमेंट कवर्ड होता है। द टाइप्स ऑफ पेमेंट कवर्ड अंडर द सेक्शन आर एज फॉलोज, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोफेशनल फ़ी। जैसे कि प्रोफेशनल फ़ी में आता है कोई CA फॉर्म हो गया, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जो किसी भी कंपनी को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये सब अपना कंसल्टेंट फॉर्म हो गया, ये सब इस अपना जो है प्रोफेशनल फ़ी में आ जाता है। उसके बाद हो गया रॉयल्टी। जैसे भी किसी भी आप कंपनी में, जैसे किसी मूवी में पैसे लगा रहे हो, किसी सीरियल में पैसे लगा रहे हो, अगर उस तरफ से जो है जो कोई पेमेंट आता है ना, उसको रॉयल्टी कहते हैं। उसके बाद हो गया फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस। उसके बाद आता है रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग सैलरी फॉर सिटिंग फ़ी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। जो इसमें है कि आप किसी भी कंपनी के जो आपकी कंपनी है उसके जो डायरेक्टर को कोई आप पेमेंट दे रहे हैं सैलरी के अलावा, उस पर TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हो, किसी भी बोर्ड मीटिंग में बैठने के पैसे दे रहे हो या कोई भी पैसे दे रहे हैं ना, उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन कंप्लीट fee paid to not carry on any business or professional for the specified time to within certain geographical boundaries, or fee paid to not share any technical knowledge or know how। ये जो आता है ना, कि जैसे अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, कि अगर आपका कोई शॉप है, ठीक है, किसी भी मार्केट में, जस्ट उसके बगल में कोई अपना सेम प्रोडक्ट का शॉप ओपन कर रहा है, सेम, ठीक है, जो चीज़ आप सेल करते हैं वो भी वही सेल करेगा, तो वो आपका कंपटीटर हुआ। तो इस केस में अगर आप जाते हैं उससे बात करने के लिए कि सर आप अपना शॉप कहीं अदर जगह पे कहीं और जाके ओपन कर लो, हम उसके लिए कुछ पेमेंट आपको पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आप पेमेंट करोगे उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो ये अपना ये टॉपिक था, ठीक है। अब आता है कि रेट चार्ट क्या है, कि अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हो तो किस पे कितना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विस, जिसका लिमिट है 30,000 पर ईयर। अगर 30,000 को क्रॉस होता है या 30,000 होता है तो उस पर 10% का TDS आपको डिडक्ट करना है। फिर आता है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस एंड पेमेंट टू कॉल सेंटर। इसका भी जो है 30,000 है, जो कि पहले 10% था, सॉरी, अब वो 2% हो गया है। उसके बाद आता है रेम्युनरेशन और फ़ी टू डायरेक्टर अदर देन 192। इसकी कोई लिमिट नहीं है और इस पे 10% आपको TDS डिडक्ट करना होगा। रॉयल्टी, उसका भी 30,000 है, उसमें आपको 10% TDS डिडक्ट करना होगा। फिर लास्ट वाला जो आ गया, जो मैंने एग्जांपल से बताया था आपको शॉप वाला, वो नॉन कंप्लीट फ़ी है, उस पर भी 30,000 है, देन आपको उस पर 10% का TDS डिडक्ट करना होगा। उसके बाद आता है पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स। कौन कौन जो है वो लायबल है TDS डिडक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन हु मेकिंग पेमेंट इन द नेचर ऑफ फ़ी प्रोफेशनल टू टेक्निकल सर्विस लायबल डिडक्ट टू सोर्स एट विद द फॉलोइंग एक्सपेक्शन। मतलब इसमें ये है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। वैसे तो सभी जो भी पेमेंट कर रहे हैं उनको ज़रूरत है, बट इसमें कुछ केस है, 2 केस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि अगर कोई इंडिविजुअल और HUF अपना बिजनेस कैरी कर रहा है, उस केस में
वेयर इज टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर उसके बिजनेस का 1 करोड़ रुपए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड केस, इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल और HUF कैरिंग और प्रोफेशन, अगर वो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं तो वेयर इज टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसमें अगर 50 लाख को क्रॉस एक्सीड नहीं कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है ऑल एंटिटीज़ नीड टू डिडक्ट टैक्स। सभी एंटिटी को टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन अदर देन इंडिविजुअल HUF हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू टैक्स ऑडिट इन द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो या चालू ईयर में उनको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है तो उनको डिडक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बस सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में है। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि TDS कैलकुलेट ऑन टैक्सेबल अमाउंट। कभी भी TDS जो है ना वो फाइनल अमाउंट पे डिडक्ट नहीं किया जाता। फाइनल अमाउंट मीन्स टैक्सेबल प्लस GST, देन जो फाइनल अमाउंट ग्रैंड टोटल होता है उस पे TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट पे ही TDS हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, जो टैक्स लगाने से पहले का अमाउंट होता है, जैसे कोई इनवॉइस आया, ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू अमाउंट होता है, देन उस पर हम GST लगाते हैं, उसके बाद फाइनल अमाउंट होता है। तो GST से पहले बिफोर GST जो अमाउंट है ना उस पर हम TDS डिडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद GST कैलकुलेट ऑन टैक्सेबल अमाउंट, GST भी टैक्सेबल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा। और TDS ऑलवेज डिडक्ट एज पर लिमिट। आप जब भी TDS डिडक्ट करें तो एक बार जो अपना लिमिट है उसको ज़रूर चेक करें कि आपका लिमिट क्या है और ये लिमिट क्रॉस कर रहा है या लिमिट टच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब आगे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो लिमिट है वो 30,000 पर एनम है। ठीक है, अब कोई पहली एंट्री कर रहा है 10,000 के और हमारा जो है वो 30,000 है तो इस पे TDS डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन सेकेंड एंट्री 25,000 की है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, 25,000 और 10,000 कितना हो गया, 35,000। तो इस केस में वो 30 को क्रॉस कर रहे हैं तो अब वो 25 पे भी TDS डिडक्ट करेगा और 10 पे भी TDS डिडक्ट करेगा। अब मान लो थर्ड एंट्री है, ठीक है, थर्ड एंट्री डायरेक्ट वो 50,000 की कर रहा है। ठीक है, पहली एंट्री में ही 50,000 कर रहा है तो उस पर TDS डिडक्ट होगा पहली एंट्री से ही। ठीक है, अब बात है कि अगर आपके पास कोई इनवॉइस आता है तो उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रोफेशनल फ़ी है 40,000 रुपये, तो अब 40,000 रुपये है तो 30,000 को क्रॉस कर रहे हैं तो आप उस पर TDS डिडक्ट करोगे और उस पर GST भी लगेगा, लगा के भेजा ही होगा उस पर। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 40,000 रुपये फ़ी है, उस पर GST कितना है 18%, तो कितना हो गया 7,200, 7,200 रुपये उस पर GST होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि TDS डिडक्ट ऑन टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो आपने को जो TDS डिडक्ट करना है वो 10% प्रोफेशनल फ़ी पे 40,000 पे करना है, तो 4,000 अपना हो गया TDS। अब हम पेमेंट कैसे करेंगे, फ़ी प्लस GST माइनस TDS इजकल टू अमाउंट 40,000 प्लस 7,200 माइनस 4,000, टोटल हो गया 43,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको पेमेंट करना होगा। इस टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं कि सबसे पहले फ़ी हो गया, उसके बाद GST माइनस उसमें से आपने TDS लेस करना है, उसके बाद जो टोटल अमाउंट बनेगा वो आपको पेमेंट करना है। अब है आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और आपने TDS भी डिडक्ट कर लिया, लेकिन TDS डिडक्ट किया है तो TDS अपने पास तो हमने रखना नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के लिए अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो वो डिपॉजिट कैसे करेंगे, तो उसके 2-3 तरीका है, जो मैं 2 तरीका आपको बताता हूँ। एक तो है आप ऑनलाइन जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको SI फॉर्म मिलेगा जिस पे आपको पेन नंबर, ईयर, सारा डिटेल आपको फीड करना होगा, देन वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा है जो ये ऑफलाइन है, ठीक है, इसको आप प्रिंट करके इस फॉर्म को फिल करके एक साथ में चेक लगा के योर सेल्फ अकाउंट TDS करके आप लिख देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, जब आप बैंक काउंटर पे देंगे तो वो वहाँ से पेमेंट हो जाएगा।
ठीक है, आपको स्लिप मिल जाएगा, देन आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब है कि आपने चालान भी डिपॉजिट कर दिया, उसका भी एक टाइम है। ठीक है, कि अगर आपने मंथ ऑफ अगस्त में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जितने भी बिल का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको 1 सितंबर से 7 सितंबर के अंदर में आपको पेमेंट करना है। अगर आप लेट होते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट दोनों ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो 1 तारीख से 7 तारीख, हर मंथ का 1 तारीख से 7 तारीख में आपने टीडीएस जमा करना है, अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो तो। ठीक है, और उसके बाद आपने पर मंथ टीडीएस डिपॉजिट भी करवा दिया तो क्वार्टरली, ठीक है, जैसे कि 4 क्वार्टर होता है ईयर में, तो क्वार्टरली इसका रिटर्न फाइल होता है। जो अदर देन सैलरी में आता है ना, वो 26Q है। ठीक है, तो 26Q में अदर देन सैलरी में ये रिटर्न जाएगा, फॉर्म 26Q में इसको रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपने अपने जो क्लाइंट को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप वो फॉर्म क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, जो अमाउंट आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में उसको क्लेम कर सकते हैं, कवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि 4,000 आपने डिडक्ट किया था, ठीक है, अगर उनके पैन नंबर पे जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर टैक्स बन रहा होगा, जैसे कि 10,000 उनका टैक्स बन रहा है तो 4,000 लेस करके 6,000 रुपये उनको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अगर उनके पैन नंबर पे कोई इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम में कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो 4,000 रुपये उनको रिफंड मिल जाएगा। तो इसीलिए वो फॉर्म जो सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड करके हमने सामने वाले क्लाइंट को देना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। बट अगर आपको फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो या आपका केस अलग हो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है बट आपका केस अलग है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे रेंट पे, प्रॉपर्टी पे, इस सब पे भी वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेता हूँ आपसे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।